students. First of all, B.Ed फर्स्ट ईयर जो कि प्रमोट होकर B.Ed सेकेंड ईयर में आया है, तो सबसे पहले तो आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ मैं अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे एक बात अवश्य शेयर करना चाहूँगी कि निश्चित है कि इस समय जो एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से जो एक हमारी संपूर्ण कहना चाहिए कि जीवन प्रक्रिया प्रभावित हुई है, उसमें हमारी शिक्षण प्रक्रिया भी बहुत अधिक प्रभावित हुई। तो ऐसे में जो हमारी इस समय परिस्थिति बनी है कि जो कुछ फर्स्ट ईयर में आपने सीखा है अपने प्रथम वर्ष के अंतर्गत, B.Ed के प्रथम वर्ष के अंतर्गत, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता का पता हमें तब चलता है जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं। और यहाँ पर यह बात बहुत स्पष्ट है कि आप लोगों का मूल्यांकन नहीं हो पाया है और बिना मूल्यांकन के आप लोगों को प्रमोट किया गया है। निश्चित है कि विद्यार्थी के तौर पे एक प्रसन्नता सबको होती है कि चलो ठीक है, एग्जाम से बचना पड़ा, बच गए, हमको एग्जाम नहीं देना पड़ा, हम अगली क्लास में प्रमोट हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और ये स्वाभाविक ही मानव प्रक्रिया है, मानव है, एक मानव की जो एक विचारधारा है उसके अनुसार प्रसन्नता का विषय है और हम प्रसन्न होते भी हैं। लेकिन प्रसन्नता के साथ में इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक हैं। तो भावी शिक्षक के लिए आपके लिए शायद जीवन में ये कहा जाएगा कि एक आपका ही जो बैच है वो एक ऐसा कहना चाहिए कि ये इस साल जो भी जितनी भी कक्षाओं में बच्चे प्रमोट हुए हैं उनके लिए एक वही भाग्यशाली हैं, या कहें कि उनका एक अनुभव करने का एक अलग ही नज़रिया रहा है, या यूँ कहें कि एक बहुत बड़ा अनुभव उनको प्राप्त हुआ है जो कि हमने कभी इस अनुभव को अनुभव ही नहीं किया। कि बिना मूल्यांकन के अगर आपको किसी अगले स्टेप की तरफ जाने का अवसर मिलता है तो उसके अंदर स्वयं मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, अब इसका आपको अपनाना है या इस चीज़ को आपको देखना है, क्योंकि ये आपके साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि आप अपना खुद का मूल्यांकन कैसे करते हैं कि क्या B.Ed फर्स्ट ईयर में जो कुछ पढ़ाया गया, जो कुछ सिखाया गया, क्या वह आपके ज्ञान के स्तर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या आप उसको सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं, कितना सीख पाए हैं। एक भावी शिक्षक के नाते जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है, जैसे कि फर्स्ट पेपर था बाल्यावस्था वृद्धि विकास, उसके अंदर बालक का विकास, उसके स्तर, बाल विकास के सिद्धांत आदि बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एक शिक्षक के जीवन में, शैक्षिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक बालक को समझने में वो चीज़ें बहुत योगदान देती हैं। तो क्या वो चीज़ें आप लोगों ने ग्रहण की? क्योंकि जब तक आप एक कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि एक कक्षा के अंतर्गत विभिन्न संस्कृति और समुदायों से पोषित बच्चे आते हैं, तो ऐसे में उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो क्या आप उनके लिए तैयार हैं, हो चुके हैं? क्योंकि जब तक एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के माध्यम से जो भी मूल्यांकन किया जाता है तो उसका पता आपको चलता है कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो जो चीज़ नहीं आती उसके बारे में आपको पता होता है, पर इस समय स्थिति ये है कि क्या चीज़ आपको आती है और क्या नहीं आती है, इसका मूल्यांकन आपको स्वयं को करना है। मैं अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ इस आशा के साथ कि जो कुछ फर्स्ट ईयर में सीखा है उसका इवैल्यूएशन आप लोग स्वयं करें और इस चीज़ का जानने का प्रयास करें कि हमने फर्स्ट ईयर में जो कुछ सीखा है उनमें से कौन से ऐसे पक्ष हैं या कौन से ऐसे सूचनाएं हैं जो कि हम अभी तक नहीं, जो कौन सी ऐसे तथ्य हैं, प्रकरण हैं जो कि आपको अभी तक समझ में नहीं आए या नहीं ग्रहण कर पाए। तो आप उनको पुनः पढ़ने और पुनः ग्रहण करने का प्रयास स्वयं करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आज अब B.Ed सेकेंड ईयर का आपका इतिहास सेक्शन शास्त्र, इतिहास की छात्र अध्यापिकाओं के लिए इस विषय को लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम
हमारे किसी पाठ्यक्रम, किसी सिलेबस को अब आज हम प्रारंभ नहीं करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का पाठ्यक्रम। इतिहास का पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि इतिहास के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन सी विषयों, कौन कौन से प्रकरणों को पढ़ना है, किस किस चीजों की जानकारी इसके अंतर्गत आपको लेनी है। इसी के आधार पर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अप्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट ईयर की विषय वस्तु से कहीं ना कहीं कोई न कोई तालमेल अवश्य रखती है। इसीलिए आपको स्वयं इस चीज को देखना है कि क्या चीज इतिहास के पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर आती है आपकी पहले इकाई प्रथम, जिसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। तो इकाई फर्स्ट के अंदर जो आपकी इकाई फर्स्ट है वो है इतिहास का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक। जो आपका ये है, ये इकाई है वो क्या है, इतिहास का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक। ठीक है, आपकी फर्स्ट यूनिट जो है इसमें इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत इतिहास का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक, यानी कि इस यूनिट के अंदर आपको इतिहास का पाठ्यक्रम क्या है, कैसे इसका निर्माण किया जाता है, इसके सोपान क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यचर्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द होते हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, सिलेबस एंड करिकुलम। आपको इसको समझना है कि सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, फिर पाठ्य पुस्तक, जो कि एक शिक्षक और छात्र दोनों का जो शिक्षा प्रक्रिया का जो मूल आधार है वो यही होता है कि पाठ्य पुस्तक क्या है। तो पाठ्य पुस्तक क्या है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखना है। तो इस यूनिट की जो पहला चैप्टर है वो है आपका पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत एवं चरण। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत एवं चरण, यानी कि इस यूनिट के अंदर आपको पाठ्यक्रम विकास कि पाठ्यक्रम का विकास किस तरह से किया जाता है, तो इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं और इसके चरण यानी कि इसके सोपान या इसके स्टेप्स क्या होते हैं किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण। क्योंकि अब आप ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ी कोई पाठ्यक्रम का निर्माण करना है जो हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता है। शिक्षक को पता होना चाहिए कि किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किस तरह से किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम की एक विशेषता होती है कि उसमें लचीलापन होना अनिवार्य है। तो जब हम ये कहते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से जो पाठ्यक्रम निश्चित करके आ रहा है, क्योंकि उसका एक निश्चित रूपरेखा, एक निश्चित पाठ्यक्रम निर्मित होकर आता है, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाता है कि इसमें लचीलापन होना चाहिए। तो वो लचीलापन कहाँ से आएगा, क्योंकि विषय वस्तु जो शिक्षा विभाग की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से जहाँ से भी तय होकर निश्चित होकर आई है, उस विषय वस्तु को तो आप बदल नहीं सकते उस प्रकरण। अब जैसे यहाँ पर मेरी फर्स्ट यूनिट है कि इतिहास का पाठ्यक्रम एवं उसकी पाठ्य पुस्तक, अब मैं इस चीज़ को बदल तो नहीं सकती। इसमें जो विषय वस्तु है वो जो भी संकलित की गई है टॉपिक, उनको मैं नहीं बदल सकती। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि जो एग्जाम्पल या उदाहरण जो मैं लेती हूँ वो उसमें चाहे कुछ भी दिए गए हैं, लेकिन उन उदाहरणों को मैं आपके अनुकूल लूँगी जो चीज़ आपको सहजता से, सरलता से समझ में आ जाए। अर्थात कि एक शिक्षक को पाठ्यक्रम के सिद्धांत और उसके चरणों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे पाठ्यक्रम का सोपान है जिसके अंदर यह है कि अधिगम अनुभवों का हस्तांतरण कैसे होता है, विषय वस्तु का हस्तांतरण कैसे होता है, तो उसमें शिक्षण विधियाँ जैसे हैं कि शिक्षण विधियों के माध्यम से आसानी से हस्तांतरण होता है। तो अब यहाँ ये चीज़ समझने की बात है कि शिक्षण विधि वो कैसी, किसी भी एक प्रकरण को पढ़ाने के लिए हो सकता है कि वहाँ पे स्रोत विधि दी गई हो, लेकिन आपको लग रहा है कि स्रोत विधि आपके छात्रों के लिए बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं है, उसकी अपेक्षा
यदि आपके लिए संभव है कि मैं भ्रमण पर लेकर जाऊं और भ्रमण विधि का उपयोग करूं, तो यहाँ आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या सिद्धांत होंगे, किस तरह के मतलब नियम है, उनका पालन किस तरह से करना चाहिए, तो ये चीज़ें अध्यापक को पता होनी चाहिए। इसीलिए पाठ्यक्रम के विकास के जितने भी जो है सिद्धांत और चरण है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात जो इसके अंतर्गत है, दूसरा टॉपिक जो आपका इसके अंतर्गत आता है पहली यूनिट के अंदर, वो है इतिहास पाठ्यक्रम के उपागम। इतिहास पाठ्यक्रम के उपागम। इतिहास पाठ्यक्रम के उपागम क्या है, कौन कौन से स्टेप्स से, मतलब कि इतिहास पाठ्यक्रम का निर्माण जो किया जाता है उसका आधार क्या है, किस बातों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जैसे इतिहास के लिए जैसे आपको यहाँ पर मैं एक दो एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कालक्रम विधि है, कालक्रम विधि है, जीवन गाथा विधि है, जीवन गाथा विधि, ठीक है ना। यानी कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे उपागम हैं जिनके बारे में आपको अध्ययन करना है कि पाठ्यक्रम का जो एक इतिहास के पाठ्यक्रम का जो एक स्वरूप तैयार किया जाता है या उसका ढांचा तैयार किया जाता है, तो उसके अंदर किन बातों को आधार बनाया जाता है। कालक्रम विधि क्या है, जीवन इतिहास विधि क्या है, संगेंद्रीय विधि क्या है, यानी कि ये जो विधियां हैं वो क्या है, किस तरह से पाठ्यक्रम के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। जैसे कि पाठ्यक्रम निर्माण के जैसे कालक्रम विधि है, कालक्रम विधि का अर्थ क्या है कि काल के चक्र में, जैसे कि 1526 से लेकर और 1817 ये क्या हो गया काल। अब इसमें आपको 1526 से लेकर 1817 तक जितनी भी घटनाएं क्रम के अनुसार घटित हुई हैं, उनके अनुसार इतिहास का संकलन किया जाता है या इतिहास को लिखा जाता है। तो यानी कि इस तरह के जो उपागम हैं वो कौन कौन से ऐसे उपागम हैं जो पाठ्यक्रम निर्माण में, इतिहास के पाठ्यक्रम निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। तीसरी बात इसके अंतर्गत आती है RBSC राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन, द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब हमको जो पाठ्यक्रम देखना है, क्योंकि हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, इतिहास का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, किस तरह का उसका स्वरूप ढांचा किस प्रकार का होना चाहिए, हम इस चीज को देख रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर के अंदर, फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर के अंदर हम RBSC CBSE राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम इतिहास का पाठ्यक्रम निर्धारित है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको देखना है। कि आलोचनात्मक मूल्यांकन यानी कि जो भी विषय वस्तु उसमें संकलित की गई है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक जो भी विषय वस्तु संकलित की गई है, कक्षा 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पर ये है कि क्या वो विषय वस्तु बालकों को ज्ञान प्रदान कर रही है, क्या बालकों को सही जानकारी प्रदान कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ उसके अंदर बहुत अच्छी है। यानी एक पाठ्यक्रम का किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, इसको समझने का, जानने का अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, जिसमें आपको उदाहरण के तौर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की
जो माध्यमिक स्तर की कक्षाएं हैं उनमें निर्धारित इतिहास पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है, जिसको कि आपको समझने और जानने का अवसर यहाँ पर मिलेगा। चौथी बात यहाँ पर आती है आपकी अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। ठीक है, यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या होती है, उसमें किस किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, उनको अच्छी पाठ्य पुस्तक निर्मित करते समय कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है जिनका पालन करना चाहिए, जैसे कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, क्या इन चीजों का पाठ्य पुस्तकों में पालन किया गया है या नहीं किया गया है। बालक की एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है, बालक की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि बालक आकर्षक वस्तुओं की तरफ ही आकर्षित होता है, यानी कि सुंदर और प्रभावी आकर्षक वस्तु उसे नजर आनी चाहिए, वो उसके प्रति एकदम से आकर्षित होता है और वो उसके प्रति उसकी तरफ जाने का प्रयास करता है। तो क्या पाठ्य पुस्तक इतनी आकर्षक है? क्योंकि जहां पढ़ाई का नाम आता है, किसका? पढ़ाई का नाम आया, बालक वहां से दूर भागता है। छोटे से बच्चे को भी आप कहो कि आ जाओ होमवर्क करें, कुछ लिख लें, कुछ कर लें, जहां उसको लग गया कि आप पढ़ा रहे हो, बालक वहां से भागेगा, बहाने मारेगा कि मुझे पानी पीना है, मुझे खेलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी, क्योंकि एक पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती, कौन पढ़े, मतलब कि पढ़ना एक बर्डन लगता है। जैसे कि आप सबको प्रमोट किया गया तो आप सभी पसंद होंगे कि चलो जाओ, छुट्टी हुई, हमको पढ़ना नहीं पड़ा। तो लेकिन अगर पाठ्य पुस्तक एकदम आकर्षक बनाई गई है, बहुत कलरफुल बनाई गई है, सुंदर सुंदर चित्र उसके अंदर दिए गए हैं, विषय वस्तु से संबंधित चित्र दिए गए हैं, विषय वस्तु को बड़े रोचक ढंग से उसके अंदर लिखा गया है, तो वो बालक के लिए अपने आप आकर्षण का विषय बनती है और वो पढ़ाई की तरफ आकर्षित होने लगता है। इसीलिए एक पाठ्य पुस्तक भी बालक के लिए या शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है, आधार है। इसलिए पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, उसमें किस तरह से विषय वस्तु को संकलित किया जाना चाहिए, उसमें सूचनाएं किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए, चित्रों का संकलन कैसे होना चाहिए, इन सभी के बारे में हम जानकारी हासिल करें। अगली बात इसके अंतर्गत आती है आपका पांचवा जो होगा इसके अंदर आरबीएसई और सीबीएसई, आरबीएसई एवं सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित, बोर्ड द्वारा निर्धारित इतिहास पुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण, आलोचनात्मक विश्लेषण, यानी कि इसके अंतर्गत अब इस 5th यूनिट के अंतर्गत, क्योंकि हम 4th में अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर चुके होंगे। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि आरबीएसई एवं सीबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की गई हैं, वो उन पाठ्य पुस्तकें कैसी हैं, उनका समालोचनात्मक विश्लेषण यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपको ये देखना होगा कि जो भी पाठ्य पुस्तक दी गई है उसमें विषय वस्तु का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संकलन किस प्रकार से किया गया है, और उसके बाद में उनका प्रस्तुतिकरण कैसा है, उनमें किन सूचनाओं को अच्छे ढंग से दिया गया है, किन सूचनाओं में कुछ और एफर्ट की आवश्यकता थी, या जो पाठ्य पुस्तकें लिखी गई हैं
क्या वो किनके मतलब एक अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती है, क्या है, इन सब की जो जानकारी है हम इसके माध्यम इस इकाई के अंदर प्राप्त करेंगे। अर्थात कि हमारी ये जो पहली इकाई है वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक को लेकर होगी, जिसके अंतर्गत हम पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम क्या है, किस तरह से निर्मित किया जाता है और पाठ्य पुस्तक कैसी होती है और वो किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया में लाभदायक, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए लाभदायक होती है, इस चीज का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। अपनी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और जो भी सिलेबस यहाँ मैं लिख रही हूँ उसको आप लोग नोट करते रहिए, ताकि आपके सामने इतिहास का जो विषय वस्तु या सिलेबस है वो आपके पास में रहना चाहिए। इसको आप अच्छे से उतार लीजिएगा। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट की तरफ जाते हैं। सिलेबस निश्चित रूप से आप उतारिएगा, क्योंकि आप ये ऑनलाइन रेगुलर क्लास में होता तो हमको अपने साथ बोर्ड डिक्टेट करके हम लिखवा देते। आपको वीडियोस के माध्यम से लिखना है तो आप वीडियोस को पॉज कर करके और सिलेबस को डेफिनेटली एक नोटबुक अपनी तैयार कीजिए इतिहास की, क्योंकि आपको असाइनमेंट भी कंपलसरी करने हैं। जो भी असाइनमेंट आपको दिया जाएगा उस असाइनमेंट को आपको करना है, क्योंकि क्लास में होते हैं तो आप लोगों को नोट्स वैसे डिक्टेट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस समय आप हमारे सामने नहीं हैं, आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है, तो इसके लिए वेरी कंपलसरी कि आपके पास किसी भी तरह से ये नोट्स होने चाहिए, क्योंकि आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, टीचिंग मटेरियल आपके पास में क्या कहते हैं कि फिजिकली टीचिंग मटेरियल आपके पास में जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग जो भी हम लोग आप लोगों को टीच कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। और हर असाइनमेंट, क्योंकि हर वीडियो के बाद में आपको एक असाइनमेंट डेफिनेटली दिया जाएगा, तो उसको आपको करना ही है। तो एक नोटबुक आपको उसी हिसाब से बनानी है, जैसे इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय की आप नोटबुक बनाएंगे और उस नोटबुक के अंतर्गत सबसे पहले आप इसी सिलेबस को नोट करेंगे। अब हम ले रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या कहा गया है या क्या उसमें संकलित किया गया है, तो इसमें है इतिहास में शिक्षण और अधिगम संसाधन। इतिहास में शिक्षण एवं अधिगम संसाधन। अब यहाँ पर नाम जैसे बिल्कुल ऐसे देखकर स्पष्ट होता है कि इतिहास में शिक्षण एवं अधिगम संसाधन, कि इतिहास विषय के अंतर्गत शिक्षण के और अधिगम के कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनके माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य शिक्षण प्रक्रिया जो चलाई जाती है वो सरलता पूर्वक और सहजता पूर्वक चले। क्योंकि यहाँ एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 आयाम हैं, 3 आयाम होते हैं। पहले आयाम में पाठ्यक्रम, इसको उद्देश्य भी कह सकते हैं। दूसरे आयाम में शिक्षक और तीसरे आयाम में शिक्षा। यानी कि बात बिल्कुल स्पष्ट है, पाठ्यक्रम नहीं होगा तब तक शिक्षक और शिक्षार्थी क्या करेंगे कुछ पता नहीं, तो उनके द्वारा उनमें जो की जाने वाली क्रिया है उसका कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है। जो ध्यान में आ रहा है वो दोनों जने करते चलेंगे। पाठ्यक्रम है, शिक्षक नहीं है तो शिक्षार्थी क्या करेगा, स्वाध्याय करेगा भी कितना करेगा, क्योंकि एक आजकल ये युवा पीढ़ी में एक सोच है कि भाई हम इंटरनेट से हम बहुत सारी चीज़ों को देख लेंगे और हम समझ लेंगे। इंटरनेट पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। हम जो बताते हैं उससे शायद 4 गुना आपके पास में इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको समझना संभव नहीं होता, या जो चीज़ वास्तविक किस तरह से वो किस रेफरेंस में ली गई है, किस उद्देश्य से वो चीज़ वहाँ लिखी गई है, उस पीछे की जो मूल भाव है
उसको समझना आवश्यक होता है और शिक्षक के बिना ये चीज संभव नहीं है। इसीलिए इतिहास शिक्षण में शिक्षक के बिना पाठ्यक्रम का कोई औचित्य नहीं है, और पाठ्यक्रम और शिक्षक है तो शिक्षार्थी नहीं है तो उसका भी कोई मतलब नहीं, किसको पढ़ाया जाए। इसीलिए जब पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो उसका जो सेकंड स्टेप है कि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए, कैसे प्रभावी हो, जिससे कि बालक को जिस भी उद्देश्यों को लेकर हम चल रहे हैं उस उद्देश्य को सरलता पूर्वक और सहजता से प्राप्त किया जा सके। इसीलिए इतिहास में अधिगम और शिक्षण और अधिगम संसाधन कौन कौन से होते हैं, एक शिक्षक को इसके बारे में जानना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब एक पाठ्य योजना का निर्माण शिक्षक करता है तो उसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से अधिगम संसाधन हैं जिनका उपयोग करके वो अपनी उस पाठ्य योजना को प्रभावी और आकर्षक बना सकता है। इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका है पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग। पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग। पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग। पुस्तकालय अपने आप में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अधिगम संसाधन है, चाहे वो शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को बनाने से संबंधित हो, चाहे एक विद्यार्थी के छात्र के पढ़ने या अधिगम करने से संबंधित हो, क्योंकि जो कुछ कक्षा में पाठ्य पुस्तक के अंदर बताया जाता है उससे संबंधित अगर आप कोई बहुत गहन जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या कोई विशिष्ट सूचना और एकत्रित करना चाहते हो तो आपको पुस्तकालय में जाना ही होगा। बिना पुस्तकालय के आप संभव नहीं है कि आप किसी विशिष्ट जानकारी को आप हासिल कर सकते हैं। आप मेरे को जवाब दे सकते हैं ऐसे में कि मैडम विकिपीडिया है जहाँ से हम बहुत सारी सूचनाएं, तो वो भी तो एक तरह की लाइब्रेरी है, वो ई लाइब्रेरी की तरह कार्य करती है, और ये जो फिजिकल है वो आपकी फिजिकल लाइब्रेरी है जिसके अंदर पुस्तकें रखी गई है। विद्यालय महाविद्यालय में हैं तो आपकी फिजिकल लाइब्रेरी काम आएगी, आप घर पे हैं तो आपका जो ई लाइब्रेरीज है वो काम आएगी, जिसमें विकिपीडिया वगैरह जो भी इंसाइक्लोपीडियाज हैं वो इंसाइक्लोपीडिया फिजिकल होते हैं, विकिपीडिया आपकी ई लाइब्रेरी की तरह ही इंसाइक्लोपीडिया के रूप में कार्य करती है। कहने का मतलब ये है कि पाठ्य पुस्तक पुस्तकालय अधिगम संसाधनों के रूप में सबसे अहम महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बिना किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जा सकता। अब इन अधिगम संसाधनों में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, समाचार पत्र, जर्नल्स, समाचार पत्र, जर्नल्स, पत्रिकाएं आदि जितनी भी लाइब्रेरी में संभव किताबें, पुस्तकें, सूचनाओं के लिए पूरी चीजें अवेलेबल हैं, वो सारी कुछ पुस्तकालय के अधिगम संसाधनों के रूप में उपयोग में लाई जाती है। दूसरा जो चैप्टर हमारा है वो है समुदाय संसाधन। सामुदायिक संसाधन कर लीजिए इनको। सामुदायिक समुदाय के अंदर जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। समुदाय संसाधन, इनमें कौन कौन से हैं आपके, संगठन और महत्व एवं महत्व, यानी कि समुदाय के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो कि
कि बालक के अधिगम में सहायता प्रदान करते हैं, और इनका विषय वस्तु के साथ किस तरह से संगठन किया जाएगा और इसका महत्व क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो अर्थव्यवस्था के लिए यानी कि आर्थिक संसाधन, आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए, आर्थिक व्यवस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कारगर कार्य करती हैं, तो उसमें जैसे बैंक है, तो बैंक कहाँ पर होता है, समुदाय का अंग, समुदाय में पाया जाता है। तो अर्थात कि हमको इन अर्थव्यवस्था से संबंधित जो जानकारी हासिल करनी है, अगर हम बैंकिंग व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बालक को बैंक के बारे में या बैंक तक ले जाया जा सकता है। दूसरा जो इसके अंदर, तीसरा जो आपका चैप्टर इसके अंतर्गत आएगा वो है इतिहास कक्ष और इतिहास कक्ष एवं क्लब। इतिहास कक्ष एवं क्लब, क्योंकि एक अधिगम संसाधन के रूप में इतिहास कक्ष और क्लब भी कार्य करते हैं, यानी कि उसका भी किस प्रकार से योगदान होता है अधिगम में, इस चीज को हमको यहाँ पर समझना होगा। चौथा जो है संग्रहालय, संग्रहालय एवं ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण। ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, यानी कि इसके अंतर्गत हम संग्रहालय क्या है, एक इतिहास में संग्रहालय का क्या महत्व है, अधिगम के लिए संग्रहालय किस प्रकार से योगदान करते हैं, किस प्रकार से प्रभावी सूचनाएं बालक तक पहुंचाते हैं, और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण अधिगम में किस प्रकार से योगदान देता है, इसको समझना है। उसके बाद आता है दृश्य श्रव्य संसाधन। दृश्य श्रव्य संसाधन कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनके माध्यम से आप, जैसे टीवी है, फिल्म है, ये दृश्य संसाधन है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये आपके श्रव्य संसाधन है। दृश्य और श्रव्य संसाधन कौन कौन से हैं, श्रव्य दृश्य संसाधनों में टीवी आ जाएगा, आपका फिल्म आ जाएगी, ये क्योंकि उसमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। कहने का मतलब ये है कि दृश्य संसाधन जिनमें कि चार्ट्स, मॉडल्स, ये है दृश्य संसाधन के अंदर आते हैं, जिनको कि आप देख सकते हैं, और श्रव्य संसाधन जिनको केवल सुन सकते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर है, ये जो भी है, रेडियो है, ये आपके श्रव्य संसाधन है। दृश्य और श्रव्य संसाधनों में फिल्म है, टीवी है, ये ऐसे संसाधन है जो कि अधिगम में सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये जो आपका सेकंड यूनिट है, इसके अंतर्गत आपको अधिगम संसाधनों के बारे में अध्ययन करना है। यहाँ तक मैंने आपको 2 यूनिट आज आप लोगों को कराई है। मैं फिर आप लोगों को कहती हूँ कि एक नोटबुक तैयार कीजिए, जिसमें सबसे पहले इस सिलेबस को आप लोग इजीली शांति से बैठकर इसको नोट कीजिए, मनन कीजिए कि आज जितना कुछ बताया है कि किस चैप्टर में, किस यूनिट में हमको कैसे क्या पढ़ना है। इसकी एक यूनिट और बाकी है जो कि हम कल की वीडियो में इसको समझेंगे, और उसके आधार पर फिर हम अपना टीचर शिक्षण कार्य प्रारंभ करेंगे। इस वैश्विक महामारी के दौर में आप लोगों को घर पर बैठकर ही शिक्षण कार्य करना है, अर्थात कि बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर आपको नहीं निकलना है। और यदि निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलिए, मुंह को बांध कर निकलिए, इस तरह से बांधिए कि आपके बाहर एयर में जितने भी प्रकार के जीवाणु हैं वो आपके सांस या मुंह के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश ना करें। घर से बाहर निकलते समय 6 गज की दूरी लोगों से बनाए रखिए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए या सैनिटाइज करते रहिए।